खामोश मेरे बच्चों, अब समय आ गया पूरी दुनिया के साथ जुड़ने का। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है कि जब एक देश दूसरे देशों के साथ जुड़ता है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और बैरियर्स को हटाकर, यानी जो भी बीच में आएगा आपके और हमारे, यानी एक देश के और दूसरे देशों के बीच में जो बैरियर्स होंगे उन बैरियर्स को रिमूव करते हुए जाएंगे और फिर बनेगा ग्लोबलाइजेशन, यानी इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड आया, ये जस्ट पॉसिबल हो पाया 91 की पॉलिसी के बाद। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें कि क्या क्या चेंजेस आए ग्लोबलाइजेशन से, तो भाई सबसे पहले हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट। जब हम अदर कंट्री के साथ जुड़ जाएंगे, डेवलप कंट्री के साथ जुड़ जाएंगे डेवलप कंट्री के साथ जुड़ जाएंगे, तो अंडरस्टूड है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी हाई होगी और टेक्निक भी एडवांस होगी, हाई होगी। क्यों? सही बोल रहा हूं? उसके बाद नो परमिशन रिक्वायर्ड। ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, बस लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। बेटे मौज कर दी। हाँ, तो अब यूनियन बजट आया 92 और 93 में, और उसमें इंडियन रुपी पार्शली कन्वर्टेबल हो गया, और उसी के एक साल के बाद 93 और 94 में वो रुपी जो करेंसी है वो फुली कन्वर्टेबल कर दी। अब उसके बाद अगर हम बात करें न्यू 5 ईयर प्लान की, तो न्यू 5 ईयर प्लान जो कि 92 और 97 तक था, उसके अंदर हमने पूरी दुनिया के ट्रेड के बारे में बात की, फॉरेन ट्रेड के बारे में बात की। एंड द लास्ट, कस्टम ड्यूटी 250% कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी, लेकिन उसको भी रिड्यूस करके 10% तक लिया है। शाबाश बेटा। ग्लोबलाइजेशन के फायदे, इसके फेवर में बहुत सारे पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स क्या हैं? ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, यानी कि हम बहुत अच्छी तरीके से क्या है ग्लोबल मार्केट्स तक घूमने लगे, यानी पहुंच सके, और दूसरे देश एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, वो उससे जहां जिसको फायदा लग रहा है वहां पर उस हिसाब से वो उन्हें क्या मिलने लगी? ग्लोबल मार्केट मिलने लगी। पहले तो डोमेस्टिक मार्केट मिलती थी, हमारा शनि बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, ठीक है ना, इस तरह की मार्केट्स। अब वही क्या हो गया? इंटरनेशनल लेवल पर हो गया। उसके बाद एडवांस टेक्निक हमारे देश में आने लगी, बाहर की डेवलप कंट्रीज की, क्योंकि जब वो हमारे देश में बिजनेस करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो टेक्निक का भी इस्तेमाल करने लगे। तो एडवांस टेक्नोलॉजी हर एक देश से जुड़ने लगी, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट मिलने लगा इंडस्ट्रीज का। बेनिफिट फॉर लार्ज इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत फायदे मिले, क्योंकि वो आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। स्किल पीपल अक्रॉस द ग्लोब, अगर मान लो कि हमारे देश में कोई स्किल पीपल नहीं मिल रहे, तो हम क्या करेंगे? बाहर से ले आएंगे। और अगर वैसे स्किल पीपल हमारे देश में ही है ज्यादातर, तभी बाहर वाले हमारे देश में क्या देखते रहते हैं, आ जाओ भाई हमारे यहाँ काम कर लो, है ना। वैसे उसके रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ हमारी मैन पावर बहुत स्किल्ड है, तो हम तभी जाते हैं विदेशों में काम करने। तो सेम स्किल पीपल अक्रॉस द पीपल, जहां जिसकी जरूरत है वहां दोनों को काम बन रहा है। और अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इसकी कुछ कमियां। अब कमियां क्या है? बेनिफिट फॉर डेवलप कंट्रीज, भाई ज्यादा फायदा उठाया डेवलप कंट्रीज ने, डेवलपिंग कंट्री ने इतना फायदा नहीं उठाया, वो तो बस सुनते रहे, ठीक है भाई चलो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया किसने? डेवलप कंट्रीज ने। और कॉम्प्रोमाइजेस द वेलफेयर टू द पुअर कंट्रीज। अब पुअर कंट्री जो गरीब देश होते थे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, समय के साथ जो डेवलप कंट्री कह रही उनके अकॉर्डिंगली, उनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। जैसे अमेरिका आता है, वो कहता है अपनी कंडीशन रखता है, तो कई बार हमें झुकना पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ज्यादा आ गई, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा पाया उसने अपने आप को ऊपर कर लिया, बाकी सब नीचे रह गए। तो डिस्पैरिटी हो गई ना, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज हो गई, आपस में असमानताएं हो गई। और एमएनसी हैव स्ट्रॉन्ग पोजीशन। देखो, कॉम्प्रोमाइज द वेलफेयर टू द पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश थे
वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे सिर्फ। क्यों? क्योंकि इसका फायदा तो ज्यादातर किसको मिल रहा था? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को मिल रहा था, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती जा रही थी। अमीर देश अमीर हो रहे थे, गरीब देश गरीब होते जा रहे थे, क्योंकि फायदा तो डेवलप कंट्री उठा रही है ज्यादातर। और एमएनसी हैव स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, बड़ी इंडस्ट्रीज। गॉट इट? तो ये फेवर और अनफेवरेबल, यानी फेवर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात थी ग्लोबलाइजेशन की। अब अगला टॉपिक आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग की बात करेंगे। आउटसोर्सिंग क्या है? इसमें अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में। यानी अगर मान लो कि मैं बिजनेस चला रहा हूं और कस्टमर के लिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, और वो प्रोडक्ट के कुछ पार्ट्स मैं खुद नहीं बनाने के बजाय मैं किसी और को काम सौंप देता हूं, तो उसे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया। या फिर आपसे कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए मैंने एक सर्विस सेक्टर का हेल्प ली, तो आउटसोर्सिंग हो गया, यानी एडवर्टाइजमेंट कराना दूसरों से, है ना। जैसे हमारे ये कितने वाले कॉल सेंटर्स होते हैं, ये कॉलिंग का काम क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देती है कंपनीज। तो इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं, कि अपना काम दूसरों से करवाकर और सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक। सबसे ज्यादा ये जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां हुई? ये सबसे ज्यादा मेजर एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। ये जो बड़ी बड़ी जो हमारी क्या थी एक्टिविटी थी, ये ज्यादातर आउटसोर्सिंग की कहां पर हुई थी? इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में हुई थी। ग्रोथ ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, ज्यादातर ये जो आउटसोर्सिंग का काम हुआ था, ये हुआ था कहां पर? ये आईटी सेक्टर में हुआ था। और इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। सबसे ज्यादा मेन सोर्स आउटसोर्सिंग का पूरी दुनिया को कहीं नहीं मिला, इंडिया की तरफ ज्यादा ध्यान था इनका। क्योंकि इंडिया में लोग ही ऐसे हैं ना हमारे जैसे, है ना। हाँ, तो स्किल्ड मैन पावर, तो नजर तो पड़ेगी ना हमारे ऊपर। और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी थी कि जिसमें किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा बाहर वालों के, कि भैया यहां बढ़िया है काम करने के हिसाब। लो वेज रेट, यानी लेबर भी बेचारे, पॉपुलेशन जब इतनी सारी है तो जाहिर सी बात है लेबर सस्ती होगी, क्योंकि हमारे देश में उस टाइम रोजगार भी नहीं था। ठीक है। अब ये तो बात आउटसोर्सिंग की थी। तो आउटसोर्सिंग में क्या है, हम क्यों कर रहे थे? इंडिया को सबसे मेन सोर्स माना गया आउटसोर्सिंग के लिए, और उसमें रीजन बताया गया क्योंकि मैन पावर स्किल थी। ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी थी, उनके फेवर में थी, और लेबर सस्ती मिल जाती थी। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ 1995 में। कब हुआ? 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो इसका मतलब क्या था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1995 में, जो कि एक गैट का ही पार्ट था। गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि बना था 1948 में। और कितने देश इंक्लूड थे इसमें? 23 देश इंक्लूड थे, मेंबर्स थे। और इनका मकसद क्या था? कि इंटरनेशनल ट्रेड करना और आपस में मतलब एक मिलकर चलना, एक दूसरे के साथ क्या है जो भी बैरियर्स आ रहे हैं और उसको हटाना, और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इसीलिए गैट ने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अपनी ही एक और संस्था बनाई, जिसका नाम रखा WTO, जो कि बनी थी 1995 में, और इंडिया भी उसका एक मेंबर बना। और इंडिया ने, क्योंकि उसके रूल रेगुलेशंस बहुत अच्छी तरीके से निभाए, इंडिया भी उसका मेंबर बना। तो WTO सक्सेसर टू द गैट, WTO सक्सेसर टू द गैट, यानी WTO गैट के लिए एक सफल साबित हुआ। और जहां 23 कंट्री से इन्होंने शुरू किया था, वहीं WTO में 164 कंट्री मेंबर बनी WTO की। ठीक है ना। अब और बढ़ गई होंगी। मेजर फंक्शंस ऑफ WTO, इसके मेन बड़े फंक्शंस क्या है? सबसे पहला, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड करता है, दो देशों के बीच में बिजनेस को क्या करता है? क्रिएट करता है दूसरे देशों के साथ। टू एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग, यानी रूल के बेस पर क्या करना?
ट्रेडिंग करना, ये भी कौन प्रोवाइड करता है? WTO। और टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ये भी इंश्योर करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल तक अच्छी तरीके से क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। और टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को, अब वो वाला इन्वायरमेंट नहीं पॉल्यूशन वॉल्यूशन, यानी किसी भी तरह से कन्फ्लिक्ट होते हैं या कोई भी उसके ऊपर मुद्दा उठता है बिजनेस को लेकर, तो उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, सुलझाता है। और टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, यानी अपने प्रोडक्शन जो ट्रेड है उस सर्विसेज को क्या करना? प्रोडक्शन को और ट्रेड सर्विसेज को एनलार्ज करना। ये सारे फंक्शंस थे इसके WTO के। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अच्छा, एक और होता है बायलेटरल, ठीक है, बायलेटरल ट्रेड होता है, मल्टीलेटरल ट्रेड होता है, ठीक है, और एक होता है नॉन टैरिफ। तो मैं वैसे ही आपको छोटा छोटा सा वैसे ही बता देता हूं कि शायद मैंने पहले भी आपको बताया था। बायलेटरल ट्रेड क्या होता है? जब एक देश के साथ क्या करता है? बिजनेस करता है, बायलेटरल ट्रेड हो गया। मल्टी, जब दो कंट्री से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मल्टी ट्रेड हो गया। और नॉन टैरिफ ट्रेड होता है कि बिना टैक्स, बिना टैरिफ के जो ट्रेड होता है उसे हम नॉन टैक्स ट्रेड कहते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद। हाँ।